तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसी ऐप्स के बारे में जो मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप लोग अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी की आज शुरुआत कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो या फिर आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये 10 ऐप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आप लोगों को पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किन किन ऐप्स के साथ काम करता है, कौन कौन सी वो ऐप्स हैं जो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपनी डिवाइस के अंदर, उनको सीख सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन 10 ऐप्स के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे एंड क्यों आप लोगों को ये वाली ऐप्स यूज़ करनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वाली वीडियो के अंत तक जरूर देख के जाना एंड चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली ऐप है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप का मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ एंड वहाँ पे मुझे डायरेक्टली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है, काम को सबमिट करना होता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग गिटहब का यूज़ करते हैं। अब अगर आप लोग गिट CLI का यूज़ करते हो तो आप लोगों को हर एक कमांड को टाइप करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोगों को स्टेजिंग एरिया के अंदर कोड को रखना है तो उसके लिए आप लोगों को गिट ऐड का यूज़ करना पड़ता है, आप लोगों को गिट कमिट का यूज़ करना पड़ता है, गिट पुश का यूज़ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिपीटेडली करनी पड़ती है। एंड अगर आप लोगों ने कुछ फाइल्स के अंदर चेंजेस कर दिए एंड अगर आप लोग उनको डिस्कार्ड करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर आप लोग CLI का यूज़ कर रहे हो तो वो सब चीज़ें आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिटहब। अब गिटहब डेस्कटॉप का मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब देखो, जैसे कि अगर मैं कुछ चेंजेस यहाँ पे करूँगा, जैसे मैं इसको चेंज करके हाई कर देता हूँ, हाई हेलो कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें सेव करूँगा। अब आप लोगों अगर इसको कमिट करना है तो आप लोग क्या करोगे, गिट ऐड डॉट लिखोगे, गिट कमिट लिखोगे, ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे। लेकिन ये सारी चीज़ मैं गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू देख सकता हूँ कि अच्छा मैंने ये चेंजेस किया, मैंने ये वाला चेंज किया था, मैंने ये वाला चेंज किया। अब अगर मैं इस कोड को सबमिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमिट के लिए मैसेज डाल दूंगा कि हाय हेलो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, हाय हेलो मैं यहाँ पे डाल के इसको सीधा कमिट टू मेन पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी मैंने कमिट किया है वो सारी चीज़ कमिट हो जाएगी। एंड अगर मेरे को इस चीज़ को अपने ओरिजिन पे पुश करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा, जिसके थ्रू जो भी मेरे चेंजेस हैं वो सारे क्लाउड के ऊपर चले जाएंगे एंड वो सारे चेंजेस मेरी मशीन से डिप्लॉय होकर जो भी आप लोगों को गिटहब का सर्वर होता है, जो भी आप लोगों का जो भी क्लाउड सर्वर होता है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है वहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी ऐप जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है नोशन, या फिर आप लोगों की एक डिफ़ॉल्ट नोट टेकिंग ऐप होती है, उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग एक प्रोग्रामर हो एंड अगर आप लोगों को नोट्स लिखने हैं तो आप लोग डायरेक्टली नोशन या फिर आप लोगों की डिफ़ॉल्ट में जो भी ऐप होती है उसको आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को कंपनी कुछ भी कमांड्स बताती है कि आप लोगों को ये करना है, कुछ भी टू डू टास्क होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग नोट्स के अंदर लिख सकते हो। अब मैं नोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि हमारी मैक की डिफ़ॉल्ट ऐप होती है, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को कुछ भी चीज़ को कॉपी करना होता है, कुछ भी चीज़ को पेस्ट करना होता है, कहीं भी अगर मेरे को यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक नोट टेकिंग ऐप का यूज़ करता हूँ। आप लोग भी कोई भी एक नोट टेकिंग ऐप का यूज़ कर सकते हो। आप लोग नोट पैड का यूज़ कर सकते हो। एक मैक के अंदर ऐप होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट नोट्स की, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो एंड नोशन को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग अपने सारे चेंजेस को अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर भी देखना चाहते हो, मैक के ऊपर भी देखना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों को सिंक करने के लिए आप लोग नोशन का भी यूज़ कर सकते हो। नोशन से ज़्यादा मैं प्रेफर आप लोगों की डिफ़ॉल्ट नोट टेकिंग ऐप को करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक सिंपल सा स्लीक सा UI होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ईजी टू मैनेज होता है। तो अगर आप लोग जो भी ऐप को यूज़ करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, लेकिन नोट टेकिंग एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्टेप है अगर आप लोग एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो। उसके बाद जो तीसरी ऐप जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है पोस्टमैन। पोस्टमैन एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है अगर आप लोग APIs के साथ काम कर रहे हो। अगर आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट मारनी है, आप लोगों को पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग पोस्टमैन का यूज़ करते हो। अब पोस्टमैन के अलावा बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं आप लोगों के पास, जैसे कि आप लोगों के पास थंडर क्लाइंट होता है, जो कि आप लोग VS कोड के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को एक अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग थंडर क्लाइंट नाम की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके थ्रू आप लोग जो भी गेट पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। मैं पर्सनली पोस्टमैन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी जो भी कंपनी है उसमें जो भी सारे लोग हैं वो सारे पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को सिंकअप करने के लिए मैं पोस्टमैन का यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग APIs के साथ डील कर रहे हो। अगर आप लोग एक मर्न स्टैक डेवलपर हो तो आई होप आप लोग ऑलरेडी पोस्टमैन का यूज़ कर रहे होगे। एंड पोस्टमैन के अलावा आप लोग थंडर क्लाइंट को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है MongoDB कॉम्पस। अब MongoDB कॉम्पस उन लोगों के लिए है जो कि डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं। अब मैं अपनी कंपनी के अंदर अगर काम करता हूँ तो मुझे डेटाबेसेस के साथ भी काम करना पड़ता है। उस चीज़ के लिए मैं MongoDB कॉम्पस का यूज़ करता हूँ। आप लोग MongoDB की जो भी वेबसाइट होती है उसके थ्रू भी इन सब चीज़ों को कर सकते हो। आप लोग डेटा को एडिट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो। लेकिन MongoDB कॉम्पस के थ्रू वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं एंड वो सारी चीज़ें क्योंकि आप लोगों की मशीन के ऊपर हो रही होती हैं, वो जो भी सारा डेटाबेसेस है वो सारी मशीन के ऊपर स्टोर हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है।
तो अगर आप लोग MongoDB कॉम्पस का यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग बहुत क्विकली कर सकते हो। आप लोग डेटाबेस में चेंजेस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें क्विकली कर सकते हो। आप लोगों की एक डिफ़ॉल्ट ऐप बन जाती है, तो उस चीज़ के थ्रू आप लोग MongoDB की जो भी डेटाबेस आपने जो भी डेटा को स्टोर किया है, उस सारी चीज़ों को आप लोग डायरेक्टली क्विकली एक्सेस कर पाओगे। एंड MongoDB कॉम्पस का तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी हमारा डेटाबेस के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके बाद जो फिफ्थ सॉफ्टवेयर जिसका मैं यूज़ करता हूँ, जिसका आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वो है एंड्रॉइड स्टूडियो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएगा जो कि एंड्रॉइड ऐप्स डेवलप कर। अब जैसे कि मैं एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ, तो रिएक्ट नेटिव डेवलपर को एंड्रॉइड ऐप्स भी बनानी पड़ती हैं। उसके लिए मेरे को एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ करना पड़ता है, मुझे एक एमुलेटर क्रिएट करना पड़ता है। उन सारी चीज़ों के लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करता हूँ। अब अगर आप लोगों को एमुलेटर के बारे में नहीं पता है, एमुलेटर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का एक वर्चुअल डिवाइस होता है जो कि आप लोगों के लैपटॉप में बन जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की तरह ही काम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो, वैसे ही वो सारा जो भी सिमिलर यूआई है वो आप लोगों को अपने लैपटॉप के अंदर भी दिख जाता है साइड के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल होता है। अगर आप लोग एक एमुलेटर को यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट नहीं करना पड़ता, आप लोगों को बार बार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर देखना नहीं पड़ता। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड उस एमुलेटर वाली चीज़ को पॉसिबल करने के लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ करता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो का काम सिर्फ उनको है जो कि एंड्रॉइड ऐप्स डेवलप करते हैं। अगर आप लोग वेब डेवलपर हो तो आप लोगों को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सिक्स सॉफ्टवेयर जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है फिग्मा। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हो, एक ऐप डेवलपर हो, तो आप लोगों को डिज़ाइंस दिए जाते हैं। अगर आप लोग एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो, अगर आप लोग एक ऐप को डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए एक यूआई डिज़ाइनर होता है जो कि आप लोगों की ऐप का जो भी यूआई है, यूएक्स है, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है। तो वो सारी चीज़ें फिग्मा के ऊपर डिज़ाइन होती हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक यूआई की एक अलग टीम होती है जो कि आप लोगों की डिज़ाइनिंग करती है, आप लोगों को जो भी यूज़र एक्सपीरियंस है उसको मेंटेन करती है। उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए वो लोग फिग्मा का यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में लोग स्केच का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में लोग फिग्मा का यूज़ करते हैं। अब फिग्मा एक टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है एंड बहुत ही ईजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप लोग जाके ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर को ढूंढ रहे हो तो फिग्मा इज द परफेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर इट। इसके अंदर आप लोग अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, आप लोग कुछ कमेंट्स रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग फिग्मा के अंदर आसानी से कर सकते हो। फिग्मा मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूँ तो। उसके बाद जो सेवंथ ऐप है जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है स्लैक। स्लैक एक पब्लिक कम्युनिकेशन ऐप है जो कि मैं अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी बात करनी है, अगर मुझे अपनी कंपनी के फाउंडर के साथ बात करनी है, मेरी कंपनी के कलीग के साथ बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैक पे उसको मैसेज छोड़ दूंगा। अब स्लैक के अंदर बहुत सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं जिसके अंदर आप लोग अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग बात कर सकते हो। जैसे कि मेरी कंपनी के अंदर मोबाइल ऐप के लिए एक अलग चैनल है, वेबसाइट के लिए एक अलग चैनल है, एंड ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं। तो उन अलग अलग चैनल्स के अंदर आप लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हो, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों की कन्वर्सेशन है वो सारी मेंटेन रहती है एंड आप लोग एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर पाते हो। उसके बाद जो 8th ऐप है वो मेरी फेवरेट ऐप है, इसके बगैर मैं कोडिंग नहीं कर सकता। इस ऐप का नाम है स्पॉटिफाई। अगर मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ तो स्पॉटिफाई के बिना मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्पॉटिफाई की वजह से ही वो वाइब बन पाती है जिसके अंदर मैं कोडिंग कर सकता हूँ। अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्पॉटिफाई के अंदर कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला सकते हो। लोगों के कोई भी पसंदीदा म्यूजिक हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग बैकग्राउंड में चला सकते हो एंड ये चीज़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हो तो। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार गाने चलाएंगे तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो ना तो उसमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होता आप लोगों को। आप लोग अगर यूआई डिज़ाइन कर रहे हो ना तो उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होता है। आप लोगों की अगर एक वाइब बन जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। उसकी वजह से आप लोग लॉन्ग आवर्स के लिए कोड कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ये एक प्रो टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। उसके बाद जो 9th ऐप है जिसका मैं यूज़ करता हूँ अपने टास्क मैनेजमेंट के लिए वो है ट्रेलो। अगर आप लोगों को ट्रेलो के बारे में नहीं पता है, ट्रेलो बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों की कंपनी है, आप लोगों की एक टीम है, अगर आप लोग एक इंडिविजुअल भी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो भी टास्क हैं उसको वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग किसी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के जो भी सारे टास्क हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग ट्रेलो पे लिस्ट कर सकते हो एंड जो जो टास्क आप लोगों को डन होता रहता है उस चीज़ को आप लोग डन मार्क कर सकते हो। ये बेसिकली टू डू लिस्ट ऐप है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने टास्क को मैनेज करने के लिए। मेरी जो कंपनी है वो भी ट्रेलो का यूज़ करती है एंड ट्रेलो बोर्ड्स के थ्रू आप लोगों की जो टास्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब टास्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी ऐप्स होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऐप है टू डू करके, उसके बाद आप लोगों की टू डूइस्ट करके भी ऐप है। ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं,
इनमें से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ट्रेलो। ट्रेलो की वजह से जो भी मेरा पर्सनल काम होता है, जो भी मेरी कंपनी का काम होता है, वो सारे जो भी टास्क होते हैं वो सारे एक जगह पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी मेरा फोकस है, वो जो भी सारे टास्क पे फोकस है, वो सारा एक ही जगह रहता है। तो आप लोग भी ट्रेलो का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो। उसके बाद जो 10th ऐप है, इसके बगैर तो हम लोग कोडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में हम लोग सब जानते हैं। एंड विजुअल स्टूडियो कोड को अगर आप लोग प्रॉपर एक्सटेंशंस के साथ यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टूल बन जाता है। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, मशीन लर्निंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग एक्सटेंशंस हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। इन सारी एक्सटेंशंस के थ्रू आप लोग अपनी कोडिंग की जो भी स्पीड है उसको 10x कर सकते हो। अगर आप लोग आज के ज़माने में भी नोटपैड के अंदर कोडिंग करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप लोगों को ऑटो फॉर्मेटिंग, आप लोगों को जो भी कलरफुल कोड है, ये सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों का काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप लोग VS कोड का यूज़ नहीं करते हो तो आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को अपनी टाइम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आप लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आप लोगों को एक अच्छे टूल का यूज़ करना आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास 10 टूल्स, जिनकी वजह से जो मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर आप लोग अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो आप लोगों को इन टूल्स का डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो